हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय ऑल स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स को हम बेटा वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। रियल नंबर्स के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जो आपके रियल नंबर्स होते हैं वो आपके रेशनल और इरेशनल दोनों ही संख्याएं होती हैं, दोनों ही नंबर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेशनल नंबर्स, जो रेशनल नंबर्स होते हैं बेटा वो आपके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे 1/2, 2/3। इसमें क्या है, ये आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। पी मतलब 1 और क्यू का मतलब 2। अब उसके बाद पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं बेटा वो आपके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते और q इक्वल्स टू 0 होता है। एग्जाम्पल में आपके √3, √5 एंड √7। अब पढ़ते हैं कि इंटीजर्स। बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि नेगेटिव में -3 देख रहे हो, -2, -1, 0, और प्लस पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4। अब पढ़ते हैं बेटा होल नंबर्स क्या होते हैं। जो होल नंबर्स होते हैं वो होता है आपके 0, 1, 2, 3। जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, वो आपके सारे होल नंबर्स होते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। अब बेटा आपका एक डाउट रहा होगा कि भैया ने यहाँ पर इरेशनल नंबर्स में √3, √5, √7 लिखा है, बट इसमें √4, √9 ये क्यों नहीं लिखा? तो बताता हूँ बेटा, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उसमें जैसे आपका √4 है, ये इरेशनल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका क्या हो रहा है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। जैसे 4 है तो 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 2 का। जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है उसको हम इरेशनल नंबर नहीं बोलते। आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसा आपका √9 देखो तो √9 किसका स्क्वायर है मेरे बेटा? 2 का स्क्वायर है। तो इसीलिए हम √9 किसका है? 3 का स्क्वायर है। तो इसीलिए हम इसको क्या बेटा, इसको हम इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। इसका सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, दीज नंबर्स कैन बी रिटन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। जैसे कि जो ये है, ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फॉर्म में लिखते हैं। जैसे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4 और नेगेटिव -1, -2, -3, -4। जो मैंने अभी आपको कहाँ पर समझाया बेटा? इंटीजर्स में समझाया है। ठीक है, अब इसका थर्ड और बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये होता है कि दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। जो ये नंबर्स होते हैं इनको किस पे एक्सप्रेस करते हैं बेटा? नंबर लाइन पे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ देखो, यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है। 0 मिड, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव और नेगेटिव में -1, -2, -3, -4। एग्जाम्पल दिया यहाँ पे जैसे +3 और -4। अगर आपको +3, अगर पॉजिटिव के 3 जाना है तो आपको राइट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा, और आपसे बोला है कि -4 तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा। अब इसके सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बहुत बार पूछा जाता है। इसको कैसे बेटा? इसको हम बोलते हैं, जितने भी हमारे कंपोजिटिव नंबर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देकर दिखाता हूं आपको, जैसे 50। ठीक है बेटा, 50 एक ये क्या है? कंपोजिटिव नंबर। उसी तरीके से 100 भी क्या है? एक कंपोजिटिव नंबर है। तो 50 को अगर हम इसका प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे तो इसके क्या क्या फैक्टर बनेंगे? जैसे आपका 50 एक कंपोजिटिव नंबर है तो सबसे छोटा फैक्टर किससे बनेगा? 2 से। 2 से कितने टाइम्स में बेटा? 25 टाइम्स में। अब देखो 25 क्या 2 के अलावा 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। 4 के टेबल में आता है? नहीं आता। लेकिन 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स आता है। ठीक है, और फिर 5 किसके टेबल में आता है? ये आता है आपका ओनली 5 के टेबल में। आप ये हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आपके ज़्यादातर ओड नंबर्स होंगे वो ज़्यादातर अपने ही टेबल से कटेंगे। ठीक है,
जैसे कि इसमें देखो, फिर इसको 5 से काट के 1 आ गया। तो इसके बेटा 50 के क्या क्या फैक्टर्स हुए, 2 इंटू 5 इंटू 5। उसी तरीके से आपका 100 सबसे छोटा फैक्टर किससे होगा इसका, 100 का 2 से कितने टाइम्स, 50, और फिर 50 का सबसे छोटा 2 से 25 टाइम्स, और फिर 5 का सबसे छोटा 9 3 में आता, 9 4 में, किस में आता है, 5 में। तो 5 के टेबल में कितने बार आता है, 5 टाइम्स, ठीक है। और फिर 5 के टेबल में 1 टाइम्स आता है। तो आपके 100 के फैक्टर क्या क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले तो यही बात पता होनी चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। एक नंबर में बोल देते हैं कि डेफिनेशन दे देते हैं कि एचसीएफ की डेफिनेशन बताओ, फुल फॉर्म बताओ, और एलसीएम की फुल फॉर्म बताओ। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है बेटा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो, अब आपने यही एक आपके ने इसके प्राइम फैक्टर्स बना रखे हैं, तो हम इन्हीं को ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में। जैसे आपका एचसीएफ 50 और 100 का, एचसीएफ का मतलब क्या बोला हमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट में देखो, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, पर यहाँ पर 2 कितने बार आया बेटा, 2 टाइम्स आया, तो इसलिए हमने इसका एक 2 यहाँ पर रख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या कॉमन है दोनों में, 5, फिर कॉमन है तो एक 5 ले लिया, और यहाँ पर दोबारा भी दोनों में कॉमन क्या है, 5, तो एक और 5 ले लिया। अब 2 इंटू 5, 2 5 10 और 10 5 50। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया एचसीएफ क्या होता है। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम 50 और आपका 100 का, अगर एलसीएम देखेंगे, एलसीएम का क्या बोला था हमने, लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम पहले यहां पर देखोगे तो 2 इंटू 2, इसका एक फैक्टर है तो एक उतार लिया, फिर साइड में एक 2 बचा हमारा, ये निकाल लिया यहां पर, और फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, 5, तो एक 5 ले लिया और एक और 5 ले लिया। ठीक है, उससे बड़ा। अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 5 से क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी, 20, और 25 100। ठीक है, आपको समझ में आया कि हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या रिलेशन है। अब रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एग्जाम्पल में जैसे आपका फर्स्ट नंबर 50, सेकेंड नंबर ले लो आप 100, एंड देन थर्ड नंबर ले आप एचसीएफ ले लो 50, और आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो आप फॉर्मूला रखो बेटा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। आपको फर्स्ट नंबर पता है क्या दे रखा है, 50, एंड देन सेकेंड नंबर आपको पता है 100, और एलसीएम क्या है, एलसीएम तो हमें पता ही नहीं है, तो एलसीएम हमें निकालना है, तो यहाँ पर एलसीएम की जगह एलसीएम रख देंगे, और एचसीएफ आपको दे रखा है 50। ठीक है बेटा, एचसीएफ की जगह 50। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि आपका 50 इंटू 100 इज इक्वल्स टू एलसीएम। अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे आ जाएगा 50। अब देखो 50 के टेबल में 1 टाइम्स आता है, और 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 100 में करेंगे तो इसका आंसर 100, एलसीएम हमारा क्या आएगा 100। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बेटा यहाँ पर भी हमारा एलसीएम क्या आया है, 100 आया है। ठीक है, ये चेक करने के लिए। अब थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, आपको बोल देता है बेटा प्रूफ करो कोई भी एक, जैसे √3 दे रखा है यहाँ पे, प्रूव √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें √3 को क्या करना है बेटा, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बेटा, लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम करेंगे कॉन्ट्रेरी कि √3 जो है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, बट हम इसको पहले हम रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो √3 इज इक्वल्स टू a/b। अब a b क्या है बेटा, आपका a और b जो है ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं,
को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो √3b इज टू a आ जाएगा। फिर इसके बाद स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों में क्या करते हैं बेटा? स्क्वायर करते हैं। जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? ये जो √3 में है ना, ये बाहर निकलकर सिर्फ आपका 3 रह जाएगा, क्योंकि अगर 3 3 9 होता है और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 3 का। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया? अब ये 3b स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर ऐसे ही। तो आप देखोगे a स्क्वायर किसके डिविजिबल है? 3 के, और उसी तरीके से a भी किसके डिविजिबल बाय होगा? 3 के। ठीक है, ओके। अब आगे करते हैं, जैसे कि इसमें है, फिर नेक्स्ट लेते हैं a इज टू 3c। अब पूछोगे बेटा ये c क्या है? c भी क्या है? आपका एक इंटीजर है। फिर उसके बाद स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज टू 3c स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर की जगह बेटा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, a स्क्वायर की जगह हम 3b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अभी हमने पीछे करा। अब देखो, अगर हम a स्क्वायर को 3b स्क्वायर लिखते हैं और 3c स्क्वायर को क्या करेंगे? 3 का 3 3 9c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 और 9, 3 के टेबल में 9 आता है कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो ये क्या बचेगा? b स्क्वायर इज टू 3c स्क्वायर। फिर इसका क्या होगा? b स्क्वायर किसके डिविजिबल है? 3 के, और उसी तरीके से b किसके हो जाएगा? 3 के। देखोगे तो अगर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर 3c बच जाएगा। अब ध्यान से देखो, a और b क्या है? कॉमन, a और b दोनों कॉमन फैक्टर हैं 3 के। और अब देखेंगे इसी कॉन्ट्राडिक्शन पर हम क्या देखेंगे बेटा? इस कॉन्ट्राडिक्शन पे अगर हम देखेंगे कि जो हमने एज्यूम करा कि ठीक है, वो हमारा क्या है? रोंग है, ये हमारा रोंग एजम्पशन है। तो इसीलिए क्या होगा? सही एजम्पशन क्या होगा? √3 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। थैंक यू सो मच क्लास। मैं आशा करता हूं कि आपको रियल नंबर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू।